नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार टीयूसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो गाइज, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके सामने हम कुछ लेकर आए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो घबराइए मत, सब कुछ बताऊंगा। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। तो गाइज, आज आपके सामने वीडियो के कुछ मिनट्स लेने वाला हूँ। आपको कुछ बताना है, कुछ समझाना है और कुछ बताना है। आपके सामने देखिए, यहाँ पर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? न्यू न्यू बैच है, क्लास 10th, क्लास 9th और निर्माण क्लास 10th। यानी कि अभी आपका ये न्यू बैच है। कौन सा? क्लास 9th। क्लास 9th में आपकी न्यू रखी जाएगी, तभी तो आप क्लास 10th में एक अच्छा निर्माण कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर न्यू ही कमजोर हो गई तो फिर वो निर्माण कितना भी अच्छा क्यों ना किया जाए, वो किसी काम का ही नहीं है। जैसा कि घर बनाया जाता है तो घर की अगर नींव नहीं मजबूत है तो ऊपर घर वो चल नहीं सकता। इसलिए क्लास 9th आप जब अच्छे से, आपकी नींव हम कमजोर जो नींव है उसको जब हम नींव को एकदम मजबूत बना देंगे तो आप क्लास 10th के एग्जाम के लिए एकदम कंस्ट्रक्ट हो जाओगे। आपको कोई हरा नहीं सकता। तो जो भी क्लास 9th में बच्चे हैं, जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं, उन सभी के लिए हम एक बैच लॉन्च किए हैं जिसका नाम है न्यू। मात्र 99 रुपीज में। अरे सुनोगे तो इससे भी खुशी की बात आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या है, मात्र 99 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। क्या? ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब कि मात्र 99 रुपए में आप आशीष सर को लूटने वाले हो। 99 रुपए में आशीष सर ने देखिए आपके लिए लॉन्च कर दिया एक कोर्स। मतलब कि क्या ही बताएं आशीष सर के लिए। देख लिए 99 रुपए, मात्र 99 रुपए में आपको एक साल पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट्स, वो भी 99 रुपए में। और इसके बाद इसका जो सब्सक्रिप्शन जो होगा वो एग्जाम तक होगा। सब्सक्रिप्शन टिल एग्जाम, मतलब कि आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको परचेज किए रहोगे। और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ फ्री नोट्स हैं, वो फ्री नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। जो भी नोट्स होंगे एकदम फ्री। और साथ में आपकी जो डाउट क्लास होंगी वो भी आपकी इसमें चलेंगे। डाउट क्लास मैं ही लेने वाला हूँ, सब कुछ मैं ही लेने वाला हूँ। लेकिन आशीष सर को देखिए अपने मात्र 99 रुपए में। अब लूट लीजिए आशीष सर को, फिर नहीं कहना। और देखिए यहाँ पर क्लास 10th के लिए भी निर्माण बैच है। कौन सा निर्माण बैच है? 99 रुपए में। इसमें भी वही सब कुछ है, ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन जो होगा इसका एग्जाम तक होगा, फ्री नोट्स होंगे और डाउट्स क्लासेज होंगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ मैं यही पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैथ्स तो मैं ही लेने वाला हूँ। मैथ्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का। और सबसे बड़ी बात यह है कि 99 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से 99 रुपए का खरीदिए, भूल जाओ एक साल के लिए। आराम से सब कुछ फ्री पढ़ो, सब कुछ यहीं पे आप पढ़ोगे। बस एक चीज इसमें ये है कि आप वीडियोस को डाउनलोड बाहर नहीं कर सकते हो, बस वहीं पे आप देख सकते हो वीडियोस को। ठीक है ना? तो ये इसमें है आपका, बहुत ही शानदार है। और एक चीज और भी, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है, कोर्स में आपको लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको नीचे नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग से। जैसा कि मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, 9453 9453 9453 37 37 945337 945337 4773 4773। ठीक है ना? तो ये आपके पास नंबर है। आप इस नंबर पे अपना क्या करोगे, जो भी आपको दिक्कतें होंगी आप इससे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारे यहाँ पे जो लोग भी हैं वो आपका कॉल उठाएंगे और जो भी आपको दिक्कतें होंगी उसको सोल्यूशन करेंगे आपका। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, तो इस परचेज करोगे तो इससे आपका ही प्रॉफिट है। अब आप, आपके लिए शीशा इतना कर रहे हैं, बात 99 रुपए में। 99 रुपए कोई बहुत बड़ी बात होती है क्या? ठीक है ना? तो मात्र 99 रुपए में खरीदिए इसको। और आपको क्या करना है, न्यू बैच, अगर आप कक्षा 9 में हो तो आप न्यू बैच को खरीदिए। और अगर आप कक्षा 10 में हैं, कक्षा 10 वाले हो, तो 10 के लिए आप निर्माण बैच को शुरू कर दीजिए। मैं आपकी न्यू भी यहीं पे मजबूत कर दूंगा, टेंशन मत लो कि आप सोचो अरे हमने कक्षा 9 तो पढ़ा ही नहीं है,
तो कक्षा 9 नहीं पढ़े हो हमसे तो कोई बात नहीं, आपका मैं निर्माण में ही नींव को भी इंक्लूड कर दूंगा, टेंशन मत लो। आपकी नींव मजबूत करूंगा तभी मैं आपको निर्माण पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निर्माण में आपको नींव भी मैं सिखा दूंगा। तो आप अगर 10th में हो तो आप इसको निर्माण बैच मात्र 99 रुपये में, और अगर आप कक्षा 9 में हो तो न्यू बैच को मात्र 99 रुपये में आप परचेज कीजिए। तो बस यही थोड़ा सा बताना था आप लोग को, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे इस कोर्स के बारे में। नहीं समझ आया तो आप नंबर्स मैंने बता ही दिया है, 9453374773 पे आप मिस कॉल दीजिए, जो भी आपके पास है कॉल कीजिए और अपनी बातों को रखिए, आपका सोल्यूशन किया जाएगा। जो भी आपको दिक्कतें होंगी सब कुछ बताया जाएगा, जो भी डाउट्स है आप इसमें कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो बस यही था। अब आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जल्दी से अगर आपने नहीं जो इसको परचेज किया तो जाइए परचेज कीजिए, ठीक ना। और बाकी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। क्या स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करने वाले थे, बताइए क्या स्टार्ट करने वाले थे। मैं बताता हूँ हम क्या स्टार्ट करने वाले थे, टेंशन मत लो। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 7 था समकोण त्रिभुज, क्या था, त्रिभुज। उस त्रिभुज के हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सॉरी इस चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था। कौन सा चैप्टर, त्रिभुज चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, त्रिभुज। इस त्रिभुज चैप्टर को हमने बहुत ही शानदार तरीके से 7 चैप्टर को हमने कवर कर लिया है बहुत ही। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। बहुत ही शानदार लाजवाब है, टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर आपके जो भी प्रूविंग्स हम लोग कर चुके हैं उन्हीं को हम फिर से करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रूविंग्स को। और मैंने क्या किया है, चैप्टर 7 में 7.1 से लेकर 7.4 तक जो भी हमने पढ़ा है सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है कुछ और भी बुक से हो, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बस आपको करने से मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए हम बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आपका अभी तो मैं निर्माण कर रहा हूँ, मतलब आपकी नींव अभी चल रही है, अभी तो आपकी नींव मजबूत कर रहा हूँ। जैसे ही आपकी नींव मजबूत होगी तभी तो आपका निर्माण अच्छा होगा। तो निर्माण को तरफ अग्रसर होने के लिए आपकी नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कहता हूँ परचेज कर लीजिए आप उसको, फायदे में रहोगे। चलिए आइए हम आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है आज का, क्या कह रहा है, कहता है रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। कहता है एक रेखाखंड AB दिया गया है जो कि CD के समांतर है। तो चलिए जैसा कह रहा है वैसा हम बना लेते हैं, फिगर भी हमारे पास दिया हुआ है कि रेखाखंड AB, एक रेखाखंड AB है, ये मैंने AB खींच लिया, रेखाखंड AB है, ये AB खींच दिया, जो कि CD के समांतर है, ऐसे फिगर में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, और ओ रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु अर्थात AD को मिलाया गया है, इसको मिला दिया गया है यहां से, और इसको भी मिलाया गया है यहां से, ठीक है ना। इसके बाद इन सभी के नाम दिए गए हैं, नाम भी कर देते हैं। ये A है, नहीं ABCD ऐसे है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब AD को मिलाया गया है और AD का आपके पास मध्य बिंदु दिया गया है, AD का मध्य बिंदु O है, इस AD का मध्य बिंदु है ये O, इसका मतलब ये इसके बराबर दिया है, ठीक है। ओके, उसके बाद कहता है दर्शाइए, क्या दर्शाना है, दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहला क्वेश्चन में त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB ये आपका सर्वांगसम है त्रिभुज COD के, किसके, DOC के, DOC के, ये पहला है। इसके बाद दूसरा भी प्रूव करना है, पहला तो इतना ही प्रूव करना है। तो देखिए हम पहला प्रश्न को प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो देखो हमारे पास दिया है कि एक रेखा CD है जो कि AB के समांतर है, ठीक है ना, यानी CD और AB दोनों समांतर हैं, और AD का मध्य बिंदु O है, AD का मध्य बिंदु O है, इसका मतलब जो AO है वो OD के बराबर दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि AOB का मतलब क्या हुआ, AOB का मतलब ये हुआ कि ये वाला आपको जो त्रिभुज दिख रहा है,
ए ओ बी ये आपका क्या है, समांतर है, क्या है मतलब कि सर्वांशम है किस त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज के, इस त्रिभुज के समांतर है। ये आपको सिद्ध करना है, यानी इन दोनों त्रिभुज को आपको क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है। तो बहुत ही आसान है, कोई बात नहीं, मैंने आपको कितने बार बताया है कि जो भी हमें सिद्ध करना होता है उसी त्रिभुज को हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में हमने ले लिया त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी, दो त्रिभुज ले लिए हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में हमें बात करना है। तो देखो ए ओ बी कहाँ पे है, ए ओ बी ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज की देखो ए ओ साइड, ए ओ बी की ए ओ साइड, कौन सी साइड, ए ओ, तो ए ओ जो है वो आपकी बराबर होगी डी ओ सी के ओ डी साइड के बराबर होगी, ओ डी के बराबर। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा, क्या देखा अभी अभी, कि ओ ए डी का मध्य बिंदु है, ओ ए डी का मध्य बिंदु, ठीक है ना। जब ओ ए डी का मध्य बिंदु है इसलिए ये चीज हो गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत हुआ होगा। अब उसके बाद अगला देखो, अगला देखो, उसने कहा था कि सी डी ए बी के समांतर है, तो जब समांतर है तो इसका मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, यानी ए ओ बी का एंगल ए ओ नहीं ओ ए बी ये बराबर होगा उस त्रिभुज के एंगल ओ डी सी के। इसी तरह से उस त्रिभुज का एंगल सी वाला, यानी ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा, यानी ओ सी डी, और इस त्रिभुज का ए बी ओ या ओ बी ए, एंगल ओ बी ए ये बराबर होगा उस त्रिभुज के एंगल ओ सी डी के। और आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल एकांतर होंगे, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है ना, ये चीज है ही। जब ये ए बी समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए दोनों चीज बराबर हो जाएगी। अब देखो, हमें कोई भी त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें तीन ही चीज दिखाना होता है, या तो तीनों साइड को बराबर दिखा दो, या तो दो साइड्स एक कोण दिखा दो, या तो फिर दो कोण एक साइड दिखा दो, यही होता है। इसके अलावा कुछ और होता है, या तो फिर आरएचएस वाला रूल फॉलो कर दो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो हम इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास लिखेंगे अतः, तीन चीज दिखा दिए तो यहां पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ बी ये आपका समांतर हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं इधर। तो देखो ए ओ किसके बराबर है, ओ डी के, इसका मतलब यहाँ पर ओ डी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओ डी, ठीक है ना। उसके बाद आगे ये भी पता होना चाहिए कि ओ बी किसके बराबर होगी, फिर ओ बी ओ सी के बराबर होना चाहिए, तो ओ बी ओ सी के बराबर। तो देखो ओ बी बराबर ओ सी आ नहीं रहा, इसका मतलब ये होगा कि इस डी को उठ करके इधर आना पड़ेगा, यहाँ पे है कि नहीं, नहीं आना पड़ेगा, डी ओ सी, और यहाँ पर त्रिभुज लगा देते हैं, ये होगा तभी तो देखो ए ओ बराबर डी ओ होगा, देखो उसमें ए ओ बराबर डी ओ, और ओ बी बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ सी होगा, और साथ में एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। आप चाहते तो पहले भी आप शीर्षाभिमुख कोण भी दिखा सकते दोनों को, वो भी सही था, ठीक है ना, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे कट करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, कौन से रूल से, तो यहाँ पर लिख दो उस रूल का नाम, कौन सा रूल है, एक तो साइड है दो एंगल है, तो कैसे साइड है, तो साइड ऐसी है कि जो साइड बाहर है, मतलब एंगल साइड है, क्या है, एंगल और साइड से सर्वांग समता नियम से, क्या होगा, सर्वांग समता नियम से। अब हमने दोनों त्रिभुज क्या कर दिया, सर्वांगसम दिखा दिया। तो अब हमें तो पहला प्रश्न में यही प्रूव करना था, तो आपके पहला प्रश्न का तो आंसर यहीं पर हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यहां पर ये पहला प्रश्न का आंसर आपका फिनिश हो गया। पहले प्रश्न में यही पूछा गया था कि आप सिद्ध करो कि एओबी डीओसी के सर्वांगसम है, तो सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह कह रहा था, आपके पास जो इसी में का दूसरा क्वेश्चन है उसमें यह कह रहा है
कि ओ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है। दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि जो ओ है वो रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। तो अगर ये ओ जो है वो बीसी का मध्य बिंदु हुआ तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए, और होगी भी, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसी का देखो सेकंड पार्ट में प्रूव कर रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं और इसी का दूसरा पार्ट में प्रूव करने वाला हूं, आप उसको ध्यान से देखो। देखो अभी अभी मैंने प्रूव किया कि जो त्रिभुज है हमारा ये क्या है, सर्वांगसम मैंने दिखाया, अभी अभी ये चीज मैंने प्रूव किया आपके सामने, राइट। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना, अतः सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम, ये अगला पार्ट है, हाँ सेकंड पार्ट में प्रूव कर रहा हूं, इतना लिखोगे, अतः सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। नहीं होते हैं बराबर? बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अतः 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 इस त्रिभुज का बीओ साइड, इस त्रिभुज का ओबी साइड कह लो या बीओ साइड, वो इस त्रिभुज के ओसी साइड के बराबर होगा, होगा ना। अब जब ओबी बराबर हमने ओसी को दिखा दिया तो जाहिर सी बात है ओ मध्य बिंदु है, अतः ओ बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इति सिद्धम, ठीक है ना। यही प्रूव करना था दूसरे वाले प्रश्न में। अब आप हमें ये बताइए कि आपको पहले प्रश्न में कहां पर दिक्कत हुआ, बताइए कहीं पर दिक्कत हुआ हो तो। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए देख लीजिए आप इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और उसे करने का प्रयास करते हैं। आइए दूसरा प्रश्न, इसी का देखो दूसरा क्वेश्चन, समझ जाना। आपके पास एक ट्रायंगल चल रहा है TRIANGLE, ठीक है ना, ट्रायंगल चल रहा है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है, फिगर बना देते हैं पहले, ऐसे है फिर ऐसे, ये लाइन ज्यादा लंबी है, कहने मतलब कि जो फिगर है ऐसे बनाया गया है। एक बार और देख लेते हैं, ऐसे फिर ऐसे, यानी एक लाइन ऐसे आई है, फिर एक लाइन ऐसे आई है, और फिर ये वाली लाइन जो है ऐसे लंबी निकल आई है ऐसे, और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया गया है, यही बना है। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, अब इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला दिया गया है और इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला दिया गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद ए और बी दिया हुआ है, ए और बी, ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, यही दिया है। ओके, उसके बाद दिया है कि बी सी और ए डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। अब प्रश्न को सावधानी से सुनिएगा क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, खराब होगा टाइम आप लोग को। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यानी जो बना हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। ओके, उसके बाद कहता है जिसमें ए बी बराबर बी सी, जिसमें ए बी बराबर बी सी। तो यहाँ पर देखो दिया है जो मैं लिख रहा हूं, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है वो बी सी के, ए बी जो है, नहीं नहीं ए बी नहीं है, ए बी बराबर बी सी दिया, क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ और इसमें कुछ और लिखा है, ए बी बराबर बी सी नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है हमको लगता है, ए बी बराबर ए डी होना चाहिए, ए बी बराबर ए डी होगा, ठीक है ना, ए बी बराबर ए डी कर लो यहाँ पे, ए बी बराबर ए डी, ठीक है ना, ए बी बराबर ए डी है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे दिया हुआ है और एंगल डी ए बी, साथ में एंगल डी ए बी जो है, यानी जो ये वाला एंगल है, एंगल डी ए बी वो बराबर है एंगल इस एंगल के ए बी सी के, है ना, या सी बी ए लिखा हुआ है, एंगल सी बी ए के, सी बी, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में हमें पहला पार्ट सिद्ध करना है, पहला पार्ट सिद्ध करना है,
सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है पहले पार्ट में? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी वो सर्वांगसम है, ए बी डी किसके? ए बी सी के, बी ए सी के सर्वांगसम है, त्रिभुज बी ए सी के, बी ए सी के। तो हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट पे आते हैं। 3-4 पार्ट इसमें दिए हैं। तो प्रश्न में ये दिया है कि एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है आपके पास, जिसमें आपके सामने ये ए डी साइड है वो बी सी के बराबर दिया हुआ है, और साथ में ये एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और सी डी बी या बी ए डी कह लो या डी ए बी कह लो, ये दोनों बराबर एंगल हैं। और हमें प्रूव करना है कि ए बी डी जो है वो बी ए सी के सर्वांगसम है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस हो गया। देखिए, तो मैंने आपको कितने बार कहा कि जो हमें प्रूव करना होता है वही वाले त्रिभुज को हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दिया है त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुज को हम ले लिए। अब देखो, अगर हम बी ए बी डी की बात करते हैं, ए बी डी यानी पहले ऊपर वाला त्रिभुज है, आपको दिख रहा है त्रिभुज? नहीं दिख रहा? चलो, ए बी डी यानी ये वाला त्रिभुज आपके पास है, ये त्रिभुज, और एक आपके पास त्रिभुज जो है उसको भी हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये, ठीक है ना। यही दोनों त्रिभुज है। ओके, तो ए बी डी की आप देखोगे, अगर आप ए बी डी की, तो ए डी साइड जो है, ए बी डी की ए डी साइड, कौन सी साइड? ए डी साइड वो बराबर है बी ए सी की बी सी साइड के बराबर। क्यों ये ऐसा प्रश्न में दिया है? क्योंकि ये चीज क्या था प्रश्न में दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। जब कोई चीज दी होती तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो दिया है तो वो सही है, ठीक है ना, अपने हिसाब से दिया है। ओके, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, एक चीज दिखा दे। उसके बाद देखो इस त्रिभुज का, पहले हम त्रिभुज ए बी डी लिए हैं तो उसी को दिखाया जाएगा, तो ए बी डी, ए बी डी, हाँ, तो ए बी डी का देखो एंगल ए बी सी, नहीं ए बी डी है तो ए बी डी का एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी वो बराबर होगा उस त्रिभुज के एंगल सी बी ए के। क्योंकि ये चीज भी हमारे पास क्या है, ये चीज भी हमारे पास क्या थी, ये चीज भी क्या है हमारे पास, बोलो, तो ये चीज भी हमारे पास दी हुई है, देखो ना प्रश्न में, ये यहाँ पर। ओके, दो चीज बराबर। एक चीज और भी कुछ कॉमन दिख रही है आपको, अगर दिमाग लगा दिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ। कोई चीज कॉमन दिख रहा है आपको? तो आपको इस त्रिभुज में, अगर हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो ये ए बी साइड, और जब हम ये फिर से दूसरा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तब भी ए बी साइड, तो ए बी साइड जो है वो दोनों में दिख रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी। क्यों? इसका भी कारण है हमारे पास उभयनिष्ठ का। क्या है ये दोनों? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब आपको देखो इस त्रिभुज का हमने ये एंगल साइड लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड लिया। इस त्रिभुज में देख सकते हो साइड लिया, फिर एंगल लिया, साइड लिया। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ए बी डी, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। किस मेथड से? तो उसका भी है हमारे पास भुजा, अरे इंग्लिश में लिख दो चाहे जिसमें, वो सही है दोनों, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये भुजा कोण भुजा दो चीजें आई। उसके बाद आप ध्यान से देखो, उसके बाद ध्यान से देखिए, भुजा कोण भुजा हुआ। अब उसके बाद देखो ध्यान से, जब ये दोनों चीज हमने सर्वांगसम दिखा दिया भुजा कोण भुजा से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब कोई चीज सर्वांगसम हो जाती है तो उसका क्या होता है? जब कोई चीज सर्वांगसम हो जाती है तो उसके बाकी पार्ट से बराबर होते हैं। तो ये पहला प्रश्न तो यहाँ पर प्रूव हो गया। दूसरे प्रश्न में देखो इसमें क्या पूछा था, दूसरे प्रश्न में ये पूछा था कि बी डी बराबर ए सी दिखाओ। क्या दिखाना है? बी डी बराबर ए सी।
क्या बी डी ए सी के बराबर नहीं होगी? तो दूसरे प्रश्न को भी आप प्रूव कर सकते हो। दूसरे प्रश्न को, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके बाकी पार्ट बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिख देना कि बी डी बराबर, देखो इस त्रिभुज का बी डी, इस त्रिभुज का ए सी, तो बी डी बराबर ए सी। ठीक है ना, किस रूल से? सी पी सी टी रूल से, क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांगसम तो उसके बाकी पार्ट बराबर होते हैं, तो इस त्रिभुज की ये ए सी साइड इस त्रिभुज के बी डी साइड के बराबर हो जाएगी। तो मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट में ये दिखाना है कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, अच्छा ये वाला एंगल, ये एंगल, एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी के बराबर होगा। तो देखो एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी के बराबर होगा, बिल्कुल थर्ड वाला भी आप प्रूव कर सकते हो। इस त्रिभुज का एंगल ए बी डी, ए बी डी ये बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के एंगल बी ए सी के, क्योंकि ये भी क्या है? सी पी सी टी नियम से। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुई, कहीं पर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कहीं पर किसी भी तरह का दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए तुरंत, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रश्न भी आपका फिनिश। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है? थर्ड प्रश्न में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक लाइन ऐसे आई है और फिर ये ऐसे आई है और फिर ये ऐसे गया है सीधा जी। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से इसको, यहाँ से इसको जो है यहाँ से मिलाया गया है और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया गया है। ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से देखो, ये दिया है ए एम ए बी सी डी, ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये एम है। ठीक है ना, ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है? एक, अब देखो पढ़ते हैं प्रश्न को और करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पढ़ते जाएंगे और करने को कोशिश करेंगे। कहता है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी एक ए बी सी दिया हुआ है, ये त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है, यानी ये कोण सी जो है वो समकोण दिया हुआ है। ओके, ठीक है। फिर कह रहा है आगे यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। यम जो है वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, एम वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो जब m जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, ओके। फिर आगे कह रहा है c को m से मिलाकर d तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। c को m तक मिलाकर, यानी c को m से मिलाया गया है और उसको d तक इस तरह से बढ़ाया गया है। किस तरह से बढ़ाया गया है कि dm बराबर cm, dm बराबर cm, अर्थात ये dm जो है वो इस cm के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिंदु d को b से मिलाया गया। अब इस d को भी b से मिला दिया गया है। ओके, फिर आगे दिया हुआ है तो दर्शाइए कि त्रिभुज AMC, तो पहले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना त्रिभुज AMC, ये है आपका सर्वांग BMD के, किसके? BMD के। ओके, ये प्रूव करना है पहले प्रश्न में। तो आइए इसको पहले करते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखो त्रिभुज जो दिया है उसी को लेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में। तो AMC यानी ये वाला त्रिभुज, यानी जो छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वाले त्रिभुज को हमें लेना पड़ेगा। ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और आगे कौन सा? BMD, यही त्रिभुज है। तो चलो आसान है, आसानी से हो जाएगा। देखो तो अगर हम AMC की बात करते हैं तो AMC में AM जो साइड है,
AM, वो तो दिया था हमारे पास BMD के BM साइड के बराबर। फिर उसके बाद आगे देखो, हमें ये भी दिया है कि इस AMC की साइड MC, कौन सी साइड, CM कह लो या MC, तो उस त्रिभुज के DM के बराबर था। ये दोनों चीज हमारे पास दिया है प्रश्न में, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आपको एक चीज और दिख रहा होगा क्या, कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल, पहले हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, उधर वाला, तो लेंगे त्रिभुज वाला, तो हम लिखेंगे AMC, क्या लिखेंगे, AMC, वो बराबर होगा त्रिभुज BMD, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है ये, शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमें ये चीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज भी हो गया कवर। ओके, जब ये तीन चीज हमने दिखा दिया तो हम आसानी से कह सकते हैं कि त्रिभुज AMC वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के, ठीक है ना। लिखना हो तो लिख सकते हो, भुजा भुजा कोण है, तो देखो भुजा कोण भुजा बनेगा, यानी पहले भुजा है और उसके बीच में एक कोण फंस गया है, फिर से भुजा वापस से आ गई है, ये होता है भुजा कोण भुजा, जिसकी वजह से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक है ना। अब जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गए तो यही प्रूव करना था, यही क्या हो गया, हेंस प्रूव इति सिद्धम। अब मुझे बताओ कहां पर आपको दिक्कत हुआ, है ना, आसान था। ओके, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि DBC एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि DBC भी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब हमें ये दिखा देना है कि ये वाला पार्ट भी क्या होगा, समकोण होगा। तो कोई बात नहीं, अभी हमने इस प्रश्न में ये प्रूव किया, इस त्रिभुज में, इस प्रश्न में हमने ये प्रूव किया, क्या प्रूव किया, क्या कि त्रिभुज, दूसरा पार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है ना, ये दूसरा पार्ट है, अब ये इसको हटा देते हैं, ये दूसरा पार्ट में करने वाला हूं। अब ये प्रूव किया कि AMC जो है त्रिभुज BMD के सर्वांगसम है, अभी मैंने प्रूव किया। अब ये जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो बाकी पार्ट बराबर होते हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि ये वाला पार्ट इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के इतने वाले पार्ट के बराबर होगा, यानी एंगल MBD, एंगल MBD वो बराबर होगा उस त्रिभुज के एंगल MBD MCA के, MCA के बराबर होगा ना, होगा बराबर या नहीं होगा बराबर। इसके बाद आप मुझे ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ, क्या बताना है, क्या, हमें DBC को 90 अंश दिखाना है, ये पूरा एंगल DBC चाहिए, ये पार्ट, ये पूरे पार्ट की बात अगर हम करते हैं, अच्छा ये कर्ण है, इस त्रिभुज का ये कर्ण है, हमें DBC को एक समकोण 90 अंश दिखा देना है। तो 90 अंश दिखाने का मतलब ये हुआ, आप लोग मुझे ये बताओ आप लोग, कि अगर इसका इतना पार्ट इतने पार्ट के बराबर है तो ये बचा हुआ पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा या नहीं होगा, बताइए। अगर इसका इतना वाला पार्ट इतने पार्ट के बराबर है तो क्या बचा हुआ पार्ट बराबर हो सकता है। हम इस एंगल, अगर MCA की बात करता हूं मैं, MCA, तो इस त्रिभुज में, हाँ ठीक है, अगर मैं MCD की बात करता, MBD ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज में अगर इतना पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो बाकी वाला पार्ट भी इस पार्ट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंगल MBD और अगला एंगल इधर वाला MBC को ऐड कर दिया तो एंगल इधर भी MCA और एंगल आगे वाला MCB को ऐड कर दो, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। अब ये दोनों एंगल मिलकर के हमारा बन जाएगा एंगल DBC, और ये दोनों एंगल
हमारे पास राइट 90 डिग्री दिया ही था, इसकी वजह से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 90 हो गया तो ये प्रूव ही हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास। दूसरा तरीका ये है, क्या है कि जब हमने ये दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो उसका मतलब कि इस त्रिभुज की ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर होगी, होगी बराबर, होगी ना बराबर। खैर छोड़ो, यही वाला मेथड कर लो, यही आसान मेथड, ठीक है ना। ओके, इसके बाद अगला इसमें क्या पूछा था कि त्रिभुज DBC ACB के पैरेलल है। अब तीसरा इसमें ये दिखाना कि DBC ACB के पैरेलल है। DBC नहीं सर्वांगसम है, DBC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये ACB ये वाला त्रिभुज, दोनों सर्वांगसम दिखाना है। तो इसको भी आप कर सकते हो, चलो मैं बता ही देता हूँ इस त्रिभुज को भी। आइए थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है, प्रूव करना है इस त्रिभुज में, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC ये आपका सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, ACB के। कोई बात नहीं, जब आप इस प्रश्न को करोगे तो आसानी से कर सकते हो। चलो हाँ, इस चीज को भी हटा देते हैं। अब ध्यान से देखना आप लोग, अब हमको त्रिभुज ये वाला लेना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, जो आपको बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ये, आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज को ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के साथ कंपेयर करना है, इस त्रिभुज को। तो देखो अगर हम DBC की बात करते हैं तो DBC का एंगल DBC बराबर उस त्रिभुज का एंगल ACB, दोनों 90 डिग्री हैं इसलिए बराबर है। ओके, उसके बाद देखो इस त्रिभुज का भी हमने पीछे प्रूव किया था कि जो BD साइड होगी उस त्रिभुज के AC साइड के बराबर होगी। ये भी हमने पीछे सर्वांगसम कर दिया था दोनों त्रिभुज, इसकी वजह से ये इसके बराबर होगा। उसके बाद इस DBC की ये BC साइड और उस त्रिभुज में भी BC साइड दोनों में कॉमन आ रही है, तो जब BC बराबर BC हो गया तो त्रिभुज आपका DBC वो आपका सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACB। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। आप बताओ क्या नहीं समझा, आसान था या नहीं था, आप मुझे ये बता दो, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न शानदार है, प्रूव करना नहीं है इस बार, थोड़ा सा मैथमेटिकली है ये क्वेश्चन कि CM = 1/2 AB 1/2 AB। कोई बात नहीं, अगर हम CM की बात करते हैं तो CM किस पे है, ये CM है, तो CM जो है मैं इस पूरे साइड को उठा लूं CD, अगर मैं यहाँ पर CD लिखता हूं तो मुझे आप लोग ये कह सकते हो कि मैं CD को CM + MD लिख सकता हूं। अब बताओ CD जो है, CD क्या वो AB के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जब सर्वांगसम हो गए तो इसकी ये वाली साइड इस त्रिभुज की इस वाली साइड के बराबर होगा, यानी मैं CD की जगह पर AB रख सकता हूँ, तो रख दिया बराबर। ये CM और MD दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये क्या था, मध्य बिंदु है, तो CM और MD दोनों बराबर है, तो मुझे तो CM चाहिए इसलिए मैं MD की जगह पर भी CM रख सकता हूँ, रख दिया। अब उसके बाद देखो AB बराबर ये हो जाएगा 2CM, मुझे चाहिए CM तो इसको इधर बुला लो, 1/2 AB हो जाएगा बराबर CM, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि CM = 1/2 AB। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको ये प्रश्न समझ में कहाँ नहीं आया, यही तो दिखाना था इस प्रश्न में, सो हमने दिखा दिया। अब आप लोग बताओ कहाँ पे आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया, आ गया ना समझ में। चलें अगले प्रश्न में चलें। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तेरी चाहते मेरा इंसाफ कर दे। एक साइड दी हुई है, कुछ इस तरह से फिगर है, एक ऐसे लाइन है, फिर यहाँ से उठाया गया है ये, फिर यहाँ से उठाकर ये रखा गया है, इसके बाद यहाँ से उठाया गया है ये, और इसको उठा करके यहाँ रखाया गया है, ठीक है ना, इस तरह से बना हुआ है फिगर। ओके, उसके बाद नंबरिंग भी कर देते हैं ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, D है, ये बराबर ये बराबर ये दिया हुआ है।
ओके, बस इतना ही दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी, ऊपर वाला ए बी सी और नीचे वाला डी बी सी, ये दो त्रिभुज हैं जो कि एक ही सेम आधार बी सी पर बनाए गए हैं। देखो दोनों बी सी पर ही बने हुए हैं। फिर कहता है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ए बी सी की ए बी ए सी के बराबर दिया है और बी डी सी में बी डी डी सी के बराबर दिया हुआ है, राइट। ओके, उसके बाद आगे इसने ये कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, हाँ ए सी डी। बाकायदा आपको इससे पहले भी इस प्रश्न को मैंने बताया था कि इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको संरचना करना पड़ेगा, संरचना करना पड़ेगा। क्या कि इस ए को डी से आपको मिलाना होगा। यहां पर लिखेंगे ए व डी को मिलाया। तो अगर आपने ए और डी को मिला दिया, अब आपके पास यहां से प्रूविंग शुरू होती है। कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। आपके पास दो त्रिभुज दिख गए, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। अगर दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा देंगे तो जाहिर सी बात है इस त्रिभुज में ये वाला एंगल आ रहा है, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल आ रहा है, दोनों बराबर। तो देखो ए बी डी त्रिभुज लेते हैं, इधर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और उस त्रिभुज में ले लेते हैं ए सी डी में, ठीक है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है इस त्रिभुज में ए बी जो साइड है वो उस त्रिभुज के ए सी के बराबर होगा। तो ए बी बराबर ए सी, क्यों? क्योंकि उसने दिया था प्रश्न में, आप लिख लेना क्योंकि ये चीज क्या है, दिया है, ठीक है ना। और आगे इस त्रिभुज की देखो बी डी जो साइड है वो उस त्रिभुज के भी बी डी साइड के बराबर होगा, बी डी साइड डी सी के बराबर होगा, सॉरी डी सी के बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा, डी सी के बराबर। ओके, ये भी आपके पास क्या था, दिया ही था, ठीक है ना। ओके, उसके बाद तीसरा आपने जो एडी को मिलाया है, एडी एडी क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो यहां पर लिखेंगे एडी इक्वल टू एडी। तो जब आपने दिखा दिया कि क्या है, उभयनिष्ठ है, तो दो त्रिभुज आपके पास क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए उसके बाकी पार्ट से बराबर होते हैं। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। अब यहां से देख के नहीं लिखना, इससे ए बी किसके बराबर था, ए सी के, तो ए सी रख दो पहले और डी। अब मिला के देख लो, बी डी डी सी के बराबर होने चाहिए, तो बी डी डी सी के बराबर है, ठीक है। और बी डी ए डी किसके बराबर हो गए, ए डी के, देखो ए डी ए डी बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। किससे, भुजा 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 भुजा। तो यहाँ पर लिख दो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इसके बाकी के पार्ट्स जो दो हैं वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला एंगल और वो एंगल। तो इसके आगे का प्रोसेस आप ध्यान से देखो, इसके आगे का प्रोसेस मैं यहीं पे करने का प्रयास करता हूं, आ जाएगा यहाँ पर देखो। अब लिखेंगे अतः अतः इस त्रिभुज का एंगल ए बी डी उस त्रिभुज के एंगल ए सी डी के बराबर होगा। लिख देना सी पी सी टी नियम से या संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होता है। तो कोण है तो लिख देना सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये चीज हो गया। और यही चीज हमें क्या करना था, इस प्रश्न में प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कहाँ नहीं समझ में आया, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। समझ में आ गया तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है आपके पास कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 60 डिग्री। हमें प्रूव करना है। समबाहु त्रिभुज कहता है दर्शाइए कि एक समबाहु त्रिभुज, कहता है दर्शाओ कि एक समबाहु त्रिभुज, इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसके प्रत्येक अंतः कोणों का योग, मतलब इसके अंतः कोणों का योग, इसका प्रत्येक अंतः कोण 60 अंश का होता है, ये बताना है हमें। ये सिद्ध करना है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया है। तो दिया क्या है, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है,
एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः 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 एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल बराबर एक्स। कोई दिक्कत, मैंने सभी एंगल को एक्स मान लिया। तो जब ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो हम भी ये भी जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो एंगल ए आपके पास एक्स है, ये भी एक्स ही है, ये भी एक्स ही है, बराबर 180। ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 180। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 3, तो 3 छंग 18 कट गया, मतलब कि x बराबर आपके पास आ गया 60 डिग्री, है ना। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 अंश। तो लिख देना अतः समबाहु त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 60 अंश होता है। बताओ, अब आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आपको दिक्कत कहाँ पे हुई इस प्रश्न को करने में। क्या आपको किसी भी तरह का किसी भी प्रश्न को करने में कोई प्रॉब्लम हुई, आपत्तिजनक कोई दिक्कत हुई, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। हाँ बताइए, कोई भी दिक्कत हो। अरे आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर होती है। अगर अपनी कीमत को बढ़ानी है तो फिर तपना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं, बाकी के पार्ट्स 2 में हम कर ले रहे हैं। ये ठीक है, ये पार्ट 1 था। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम बाकी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और ऐसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो। क्या कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, है ना। कमेंट भी अपनी बातों को कर दिया करो, है ना। सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। ये सब बातें होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए और आपको करना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक तो बनता ही है ना। इससे क्या होता है, एक नई एनर्जी मिलती है सभी टीचर्स लोग को, और आपको भी, हमको भी पता चलेगा ना कि आपको हाँ पसंद है वीडियोज। ये होता है लाइक से, और इससे कुछ होता नहीं है, ठीक ना। तो बस आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।